नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल मार्केट में कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आज के शो में जो आपकी तैयारी कराएंगे। उनसे हम समझेंगे कि किस तरह का एक्शन मार्केट में आगे दिखेगा और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज के बाजार की कि आज मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है। और आज दिन भर सीमित दायरे में कारोबार के बाद आखिरी आधे घंटे के कारोबार में अच्छी रिकवरी दिखी मार्केट में और निफ्टी करीब 0.25% की बढ़त के साथ 11,250 के करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 250 अंकों की मजबूती रही। यही नहीं, बैंक निफ्टी में आखिरी एक घंटे में भी रिकवरी देखने को मिली। तो अच्छी रिकवरी हमने मार्केट में आज देखी है। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो आज के कारोबार में जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईज हैं, उन्होंने करीब 333 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 718 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज बाजार दिन भर सुस्त रहे और आखिरी घंटे में रिकवरी आई, इसका क्या मतलब समझा जाए? बाजार मजबूत है या कमजोर? आज के कारोबार पर आपकी क्या राय है? हफ्ते के पहले दिन बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा। बेहद मजबूत शुरुआत होना तय था क्योंकि अमेरिका में उम्मीद के विपरीत एक मजबूत सेशन शुक्रवार को देखने को मिला और सुबह से डाउ फ्यूचर्स ने अच्छी ताकत दिखाई मजबूती की तरफ और साथ ही जो एशिया के बाजार थे वो भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो अच्छी दमदार शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआती मिनटों में जो हाई बना 21,900 के आसपास बैंक निफ्टी पर और निफ्टी भी 11,250 के आसपास, उसके बाद वो हाई वापस पार करने में बड़ा मुश्किल आया। कमजोरी हुई, लाल निशान में भी फिसले। ऐसे में थोड़ा डर भी लगा कि बाजार कमजोर हो रहे हैं और दिन भर मूड बड़ा सुस्ती भरा सा था। लेकिन आखिरी एक घंटे में जो रिकवरी आई और जो तेजी आई वो काबिले तारीफ है और उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट दो चीज़ों को दीजिए। पहला, जहां से जोश आया वो थे डाउ फ्यूचर्स। हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे और उससे बाजारों को बड़ा जोश मिला। और दूसरा, शुक्रवार की कमजोरी में जो आपने 11,200 के नीचे की क्लोजिंग देखी थी, उससे हुआ ये कि काफी कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर हो गए, तेजी की पोजीशन कम कर ली, हल्के हो गए। आज भी जब माहौल सुस्ती भरा था तो लोगों को लग रहा है कि अब करेक्शन की शुरुआत हो रही है। तो जैसे ही बाजार में पोजीशन हल्की हुई और उसके बाद बाजार वापस से भाग चले और आखिरी एक घंटे में जो बेहतरीन क्लोजिंग मिली है 11,250 के ऊपर निफ्टी की, बैंक निफ्टी 21,700 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। ये बाजार की ताकत दिखाता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो एक्शन में वैसे भी थे और बने रहे, तो वहां पर तेजी बरकरार रही। तो ओवरऑल जो मूड माहौल बदला उसके पीछे कारण ये था ग्लोबल मार्केट्स मजबूत और हल्के हमारे बाजार, जहां पर तेजी की पोजीशन कम होने के बाद फिर से बाजार में जोश आता हुआ दिखा। तो ओपनिंग के विपरीत क्लोजिंग सेशन काफी अहमियत वाला रहा और काफी मजबूती वाला रहा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सेशन आज फिर से, और शुक्रवार की गिरावट को भुलाकर बाजार फिर से मजबूती की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज के बाजार के इस एक्शन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हमने बड़ा एक्शन देखा और किन खबरों के दम पर एक्शन देखा। ये डिटेल में बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो निफ्टी 115 अंक सुधरा। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से 350 अंकों की तेजी देखने को मिली। क्विकली वो स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जहां पर आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी देखने को मिली, यानी जो तेजी के सौदे वो बनते हुए नजर आए। एस्कॉच यहां पर स्टॉक में तेजी थी, ओपन इंटरेस्ट 27% बढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ओपन इंटरेस्ट करीब 17% बढ़ा और सीमेंस यहां पर भी तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई। रामको सीमेंट्स पर फोकस करिएगा,
ओपन इंटरेस्ट 14% बढ़ा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर एमआरएफ इस स्टॉक में ज्यादा हलचल होती नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट 13% बढ़ा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और एमजीएल भी अगर आप देखें तो मामूली गिरावट के साथ ओपन इंटरेस्ट यहां पर 10% बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी जो है सरकारी स्टॉक्स में देखने को मिली, और खासतौर पर एनटीपीसी, यहां पर कंपनी की तरफ से कुछ एनालिस्ट कॉल में डिटेल्स आए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर इसका एक असर देखने को मिला। और आज के सत्र में अगर आप देखें तो जो क्रूड में तेजी थी, इसका असर आपको देखने को मिला आईओसी और ओएनजीसी, और लंबे कंसोलिडेशन के बाद कोल इंडिया में भी आज के सत्र में एक ब्रेकआउट देखा गया। ग्लोबल संकेत बढ़िया थे, जिसके चलते जो मेटल स्टॉक्स हैं यहां पर तेजी देखने को मिली। वेदांता देखिए लगभग डे हाई के आसपास की क्लोजिंग है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। नतीजों का असर हिंडाल्को में देखने को मिला, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये भी कुछ ऐसे मेटल स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स यहां पर भरपूर एक्शन था, और मदरसन सुमी में अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते से एक सस्टेनेबल तेजी देखी जा रही है। आज के सत्र में भी यहां पर शानदार बढ़त देखने को मिली। आइशर मोटर्स में तेजी थी, हीरो मोटोकॉर्प पर एक अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, इसका भी एक असर देखने को मिला। और बजाज ऑटो में अभी अगर आप देखें तो यहां पर भी जो है तेजी नजर आई। लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो है ये कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते हमने देखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़िया रनअप दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखें तो इनका ब्रेकआउट फेल होते हुए नजर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन जो सरकारी बैंक्स हैं इनमें बिकवाली का प्रेशर हावी देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया रनअप के बाद अब कहीं ना कहीं एक सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं, और दिग्गज औरबिंदो फार्मा यहां पर आज आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। टोरेंट फार्मा, लुपिन और नाटको फार्मा, यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज ज्यादातर सेक्टर्स में तेजी का ही रुझान देखने को मिला। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन आशीष ने हमें समझाया। अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका कमेंट आज के मार्केट पर कैसा है? शुरुआती सुस्ती के बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी का माहौल बना, आज के कारोबार को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, जैसा अनिल जी भी बता रहे थे कि जो वैश्विक बाजार है या जो यूएस के मार्केट्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज आप देखें S&P 500 जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास और उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही नैस्डैक भी जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत डिमांड है यूएस मार्केट में, तो वो भी नए हाइस की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि भारतीय बाजार या जो दूसरे भी इक्विटी मार्केट्स हैं या कमोडिटी मार्केट्स हैं, वहाँ सभी तरफ बूम रहने वाला है। जरूर थोड़ा सा भारतीय बाजारों में रैली थोड़ा सा पॉज लिया है, क्योंकि जो फार्मा एक सेक्टर काफी समय से रैली को लीड कर रहा था, वो अभी एक थोड़ा कूल डाउन हुआ है। पर मेरा मानना है कि अब इस बार जो इस फेज की रैली है, इसको मेटल के स्टॉक्स और आईटी के स्टॉक्स या ऑटो के स्टॉक्स लीड करने वाले हैं। तो मैं अभी भी आश्वस्त हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी गिरावट पर ट्रेडर्स, इसके अलावा बैंक ट्रेजरीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एफआईआई और एचएनआई, इनफैक्ट सभी लोग बाइंग करने नीचे के लेवल पे मार्केट्स में आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस सप्ताह में भी आप करीब 150-200 पॉइंट निफ्टी में बिल्कुल अपसाइड देख सकते हैं। और अच्छा, तो आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट पर बाइंग हो रही है और आगे मार्केट और बढ़ सकता है? तो ठीक है सर, जब आगे मार्केट बढ़ेगा तो ऐसे मार्केट में कल के कारोबार में इंट्राडे के लिए और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कहां पर ट्रेड लिया जाए? पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं पॉली कैप पर बैट करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि जो फंडामेंटल्स है कंपनी के वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और मार्केट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। आज भी हमने अच्छा मोमेंटम देखा पॉली कैप में, और मेरा मानना है कि फॉलो बाइंग कल भी जारी रहेगी। और रीजन ये है क्योंकि मार्केट लीडर है केबल एंड वायर सेगमेंट में, और कंपनी ने अपना काफी फोकस अब एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी बढ़ा दिया है। और जो पहले इनका वॉल्यूम सिर्फ 2% होता था, अब 10% ये वॉल्यूम एक्सपोर्ट से कर रहे हैं। इसके अलावा डिमांड में काफी ये मंथ ओवर मंथ चूंकि अनलॉक का फेज चल रहा है, तो दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। तो अभी भी स्टॉक अपने जो 52 वीक हाई 1185 का लेवल बनाया था उससे काफी नीचे ही मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि कल के लिए बिल्कुल पॉली कैप में बाइंग की जा सकती है। दूसरा यदि पोजिशनल साइड देखें कि एक सप्ताह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा मानना है महिंद्रा लाइफ स्पेस एक बिल्कुल अच्छा बैट रहेगा। ये भी एक स्टॉक है जो 450 रुपए का 52 वीक हाई बनाकर आज 250 रुपए के आसपास हमें मिल रहा है। और
इनका भी ये है कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक रिवाइवल अब धीरे धीरे मंथ ओवर मंथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अनलॉक पैन इंडिया स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो लैंड के प्राइसेस थे उसमें पैन इंडिया जो फॉल आया है, इसका भी बेनिफिट महिंद्रा लाइफ स्पेस जैसी कंपनी को मिलेगा। लेबर भी धीरे धीरे करके वापस आ रही है, तो जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो भी फुल स्विंग में चालू हो गया है। तो मेरा मानना है कि जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट जरूर अच्छा नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था सभी तरफ, बट इस क्वार्टर ऑनवर्ड वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो आज भी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम था और मेरा मानना है 30 से 50 रुपए की अपसाइड अगले 5-7 दिन में इस स्टॉक में भी आप उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो ये दो ट्रेड आपके लिए जहां पर आप कल के कारोबार में नजर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को लेकर 15 अगस्त को पीएम ने जो ऐलान किया, उसके बाद कई कंपनियों पर बड़ा इंपैक्ट दिखा है इस ऐलान का, और अब इन कंपनियों को क्या उम्मीदें दिख रही हैं, आगे क्या ट्रेंड दिख सकता है, इसको डिटेल में समझाने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए। जी, तो ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर की डेवलपमेंट हो रही है। आप देखिए, शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 1000 दिनों में ये 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और ये जो मुहिम है इनकी वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले जो है, अगर आप बात करें 4-5 सालों में इन्होंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। और अब आगे के लिए जो विजन सेट किया गया है उससे जितने भी ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टरलाइट टेक को देखें तो पिछले 25 सालों में ये ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री में है, और साथ ही इन्होंने अपने प्रोजेक्ट से 5 करोड़ से भी ज्यादा जो है लोगों को जोड़ा है। साथ ही अगर मैं पिछले 4 सालों की बात करूं तो वहां पर जो मासिक डेटा खपत है वो भी 14 गुना से भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डेटा कंजप्शन जिस हिसाब से बढ़ रहा है देश में, उससे ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनियों की तो डिमांड बढ़ ही रही है। साथ ही जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि ITI, D-Link, उनको भी काफी इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही अगर हम देखें तो जिस हिसाब से स्टरलाइट टेक की ट्रेंड रही है पिछले 4-5 सालों का, वो आय का ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है, और साथ ही ब्रोकरेजेस भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। इनफैक्ट CLSA ने जो है खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज इस पर शुरू की है और 185 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं। ठीक है, तो ये उम्मीदें हैं इन कंपनियों को। लेकिन अब हम आपको एक दिलचस्प रिसर्च बताने वाले हैं, खास करके BPCL को लेकर बुल और बियर में किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, यानी तेजी के लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं और मंदी के लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं। इसको डिटेल में समझाने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए ब्रोकर्स की जो राय है वो कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे ब्रोकर्स है जिनकी राय है। दिग्गज ब्रोकर्स आप देखिए, मॉर्गन स्टैनली जैसे और CLSA, इनका व्यू आपको देखिए काफी डाइवर्जेंट नजर आएगा। ये आपके सामने देखिए, मॉर्गन स्टैनली बुल है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है। नतीजों के बाद की कॉल है, 517 रुपए का टारगेट है। जबकि CLSA Q4 के जो नंबर आए थे चौथी तिमाही के, तब भी बिकवाली की राय थी, अब भी उनकी बिकवाली की राय मेंटेन है। जो Q1 के नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बावजूद भी टारगेट जो पहले 330 था उसे बढ़ाकर 360 जरूर किया, लेकिन मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो आपको नीचे के ही लेवल्स नजर आएंगे। अब दोनों तरह के तर्क आपको बता देते हैं। पहले अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो मजबूत मार्केटिंग मार्जिन्स थे उससे कहीं ना कहीं नतीजों में काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव की जहां तक बात है तो CLSA का कहना है कि चाहे आप रिफाइनिंग की बात करें चाहे मार्केटिंग की बात करें, जो कमजोरी है यही मेन ठोस वजह है जिस वजह से उन्होंने जो बिकवाली की राय है अब भी स्टॉक को लेके सेल के तौर पे मेंटेन करी है। इसके साथ साथ आप देखिए जो मॉर्गन स्टैनली, उनका ये कहना है कि कोरोना के बाद में इनको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि BPCL जैसी जो कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज हैं इनको कोविड के बाद काफी ज्यादा मदद देखने को मिलेगी। जबकि CLSA ये कह रहे हैं कि मांग में जो कमी है उस वजह से वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ी है, उसके साथ साथ जो डेट बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो दिक्कतें हैं शायद कोविड के बाद भी कहीं ना कहीं बरकरार रहती हुई दिख सकती है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि फ्यूल की जो मांग है, जो डिमांड है, उसमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलेगी, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में जो GRMs है उसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन CLSA ऐसे मानते हैं कि क्रूड की कीमतों में रिकवरी से इनकी जो लागत है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में ओवरऑल रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन का जो मैक्रो सिनेरियो वीक है, अगर क्रूड की कीमतें भी बढ़ती रही तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। और उसके साथ साथ आखिरी में जो विनिवेश, आज भी आपने देखा होगा PMO की ओर से जो निर्देश आते हुए दिखे हैं दीपम को, जिसमें उन्होंने 3 कंपनियों के खासतौर पर जो विनिवेश है उसको
उसको पूरा करने के निर्देश दिए, उसमें बीपीसीएल का नाम है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी और सबसे प्रबल दावेदार है विनिवेश की, जहां तक बात है वो एक और ट्रिगर है जो कि मॉर्गन स्टैनली काफी ज्यादा पसंद करता हुआ दिख रहा है। हालांकि सीएलएसए का ऐसा मानना है कि जिस तरह से पूरा कोरोना को लेकर सिनेरियो बनाया, उसके बाद जो ग्लोबली ऑयल एंड गैस कंपनीज है उनको जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। तो नो डाउट भले ही विनिवेश हो भी जाए, लेकिन वैल्यूएशन किस तरह के मिलेंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब तक वो अपडेट नहीं आ जाता तब तक तो अपनी सीएलएसए की जो बिकवाली की राय है उसको वो मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। 30 रुपए लक्ष्य जरूर बढ़ाया उन्होंने, लेकिन अभी भी 360 रुपए का टारगेट है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड मॉर्गन स्टैनली बुलिश हैं, 500 रुपए के ऊपर के टारगेट प्राइस दे रहे हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। आशीष जी, आप बुल के साथ हैं या बियर के साथ बीपीसीएल में? जी, मैं इस स्टॉक में बुल्स के साथ में रहना चाहूंगा। मेरा मानना है जो उनका Q1 के नतीजे थे सबसे पहले वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, और गोइंग फॉरवर्ड आप चूंकि फ्यूल की जो डिमांड है और उसमें काफी इजाफा हुआ है इस क्वार्टर में, तो उनका जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होंगे। पर जो ट्रिगर है मेजर और जो थोड़ा सा ओवरहैंग है वो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड इस स्टॉक में है, जो इसकी अपसाइड में भी कोई बहुत ज्यादा इसमें तेजी रहेगी ऐसा ही मेरा मानना नहीं है। बट मेरा मानना है कि बिल्कुल 400 रुपए के लेवल पे आप बीपीसीएल में गलत नहीं जा सकते, और अपसाइड जो है जब तक ये डिसइन्वेस्टमेंट का क्लियर नहीं हो जाता तब तक 450 के ऊपर भी स्टॉक का जाना अभी शॉर्ट टर्म में लगता नहीं है। फिर भी मैं 400 रुपए के लेवल पे मेरी तो स्टॉक में एक्यूमुलेट करने की सलाह है। ठीक है, तो ये रहा है बीपीसीएल के ऊपर। लेकिन अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी, नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। एक बात लगे हाथों में कहना चाहूंगा कि ये एफआईज का ही विरोध, अंतर विरोध नहीं, किसी भी ट्रांजैक्शन को होने के लिए एक आपको बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए मार्केट में। तो विरोधाभास तो बिल्कुल बेसिस है मार्केट का, ये तो जरूरी है। ये तो लाइटर वेन में था। 2 ऑप्शन में लेके आया हूँ आपके लिए मृत्युंजय। एक तो है विप्रो, जो आपको ध्यान होगा कि पिछले सेटलमेंट में ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था 30 जुलाई को 284 के आसपास। अभी ये 282 रुपए पे आ गया है, और इस सीरीज में ये कोई बढ़ा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि नई इतना आराम करने के बाद ये स्टॉक अब नई पारी खेलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप 290 की कॉल 5 रुपए पे ले सकते हैं, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 9 रुपए का टारगेट। अब दूसरी बारी है यूपीएल की, 492 रुपए पे क्लोज है, और यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि आप 500 की कॉल खरीदें 11 रुपए 45 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखें 6.5 रुपए का, और टारगेट रहेगा 20 रुपए। ध्यान रखिए 7 दिन से ज्यादा आप इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। टारगेट नहीं हो या स्टॉप लॉस नहीं हो तो स्टॉक से ऑप्शन से निकल जाइए। धन्यवाद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कल के बाजार में क्या रणनीति बनानी चाहिए? जहां तक कल के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, संकेत तो आपको दुनिया भर के बाजारों से ही आते हुए दिखेंगे, क्योंकि रिकवरी जो कुछ आज भारतीय बाजारों में दिखी उसके पीछे डाउ फ्यूचर्स की मजबूती का बड़ा हाथ था। और उस लिहाज से अब आप देखिए एक बार बाजार फिर से बेस बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में 11,100 11,150 बेहद मजबूत सपोर्ट बन चुका है, और जब तक 11,200 ही अब टूट जाए तो बड़ी बात है। 11,200 इंट्राडे में कल सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गलती से वो टूटा भी तब भी 11,100 11,150 वो रेंज है जहां पर खरीदारी आना निश्चित है। ऊपरी स्तरों पर 11,300 से 11,350 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की भी पूरी संभावना है। फ्रेश और बड़ी तेजी 11,400 के पार होने के बाद बनती हुई आपके लिए नजर आएगी, लेकिन फिर भी मजबूत है बाजार, निचले स्तरों पर खरीदारी आने की पूरी संभावना। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है,
21,400 21,500 कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, वो टूटना नहीं चाहिए ऐसा लगता है डेटा देखकर। और ऊपरी स्तरों पर 21,900 से 22,100 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहां कहीं कहीं रुकावट है। अगर इसको पार किया तो फिर से 21,400 21,500 की तरफ, माफ कीजिएगा 22,400 22,500 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज 21,900 से 22,100 बैंक निफ्टी के लिए कल हल्की रुकावट का ऊपरी स्तर है। ओवरऑल बाजार में एक दिन के शुक्रवार के बड़े करेक्शन के बाद आज जिस तरह से मजबूती दिखी है वो बाजार की ताकत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, निफ्टी ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी हल्का फुल्का कमजोर हो भी जाए तब भी निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए कोई न कोई किसी न किसी सेक्टर से मदद मिल जाती है। और तीसरी बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी जो तेजी का एक्शन है वो ये साफ बता रहा है कि बाजार जल्दी से रुकने वाले हैं नहीं। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मजबूती की तरफ बने रहें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इस बाजार में जो अब तक सही पड़ रही है आगे भी पड़ती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरह का माहौल आज हमने देखा, जिस तरह का ऑटो सेक्टर में भी हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा, एंड में भी बहुत अच्छी बाइंग ऑटो एंसिलरीज में भी दिखाई दी, तो उसमें से मैंने स्टॉक चुना है अमरा राजा बैटरीज। अमरा राजा बैटरीज का पिछले मतलब मार्केट खत्म होते होते जिस तरह का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है अमरा राजा बैटरीज का 750 का कॉल ऑप्शन। 750 का कॉल ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 23 रुपए पे उसका करंट मार्केट प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस है। खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 16 रुपए का, 17 रुपए का स्टॉप लॉस है, 17 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और 32 एंड 34 ये मेरे टारगेट रहेंगे, जो कि 2 या 3 दिनों में मैक्सिमम हासिल होते हुए दिखने चाहिए। जी जी ठीक है। अब आशीष माहेश्वरी जी, मेरा सर आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि ऐसे मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी, एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा मानना है अभी रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पर निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफी वैल्यू है और स्टॉक्स ने अपने कोई 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छुए नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक मिड कैप स्टॉक आइडिया में देना चाहूंगा, उसका नाम है कर्डा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये एक नासिक बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका फोकस एरिया सिर्फ नासिक है। पिछले 26 साल से कार्यरत है अपने इस फील्ड में और 32 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं अपने करीब 65 प्रोजेक्ट्स में। बट मेरा मानना है कि अगले 3 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि करीब 32 लाख स्क्वायर फीट की पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की उनकी अगले 3 साल में एग्जीक्यूट होने वाली है। तो जो उन्होंने करीब जो टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास का किया था 2019 में, वो करीब 225 करोड़ रुपए तक, और जो प्रॉफिट उनका करीब 12 करोड़ का था 2019 में, वो मेरा मानना है करीब 36 करोड़ रुपए तक मुनाफा होगा। इसके अलावा कंपनी का जो डेट इक्विटी है वो 0.5 है, हाई प्रमोटर स्टेक है और अच्छे ग्रोइंग मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी समय है कि अच्छे क्वालिटी या रियल एस्टेट स्टॉक्स पे पिक किया जाए और कर्डा कंस्ट्रक्शन अगले 1 साल के लिए अच्छा पिक रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आशीष माहेश्वरी जी आपका, आशीष केलकर जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।